तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, बहुकला प्रणाली। बहुकला प्रणाली। अब तक अपने केवल एक फेज के बारे में पढ़ा था, जिसे अपन बोले थे सिंगल फेज। क्या पढ़ा था? सिंगल फेज। आज आपके फेज एक से होने वाले हैं तीन। कितने होने वाले हैं? तीन। अब हो क्या रहा था, जब अपन सिंगल फेज की बात कर रहे थे तो सिंगल फेज में अपने पास कुछ नुकसान हो रहे हैं। कुछ क्या हो रहे हैं? नुकसान। अब उन्हें उसी का अपन क्या करना चाह रहे हैं कि थ्री फेज में क्या लेना चाह रहे हैं? फायदा लेना चाह रहे हैं। तो कुछ आपको मिलने वाले लाभ। क्या मिलने वाले? लाभ। जब अपन बात करेंगे बहुकला प्रणाली की, तो जैसे अपन ने सिंगल फेज से थ्री फेज की ओर गए, सिंगल फेज से कितने फेज की ओर गए? थ्री फेज की ओर। तो जितने भी आपकी जो सिंगल फेज मोटर थी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, पर जैसे आपने थ्री फेज मोटर बनाई वो सारी क्या होगी? सेल्फ स्टार्ट। तो अगर अपन पहली बात करें कि जो पहला फायदा आपको क्या हुआ कि सिंगल फेज जो मोटर थी आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं थी। सही है। पर जैसे अपन ने कन्वर्ट किया सिंगल फेज मोटर को थ्री फेज में, तो अब आपकी मोटर क्या हो चुकी है? सेल्फ स्टार्ट। क्या हो चुकी है? सेल्फ। तो अब अगर अपन इसकी जगह अपन क्या लेके आएंगे? थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर, तो ये क्या बन जाएगी? सेल्फ स्टार्ट। क्या बन जाएगी? सेल्फ स्टार्ट। पहला अंतर समझ में आ गया? ठीक है। यहां पर सिंगल फेज क्या लिखेंगे? मोटर। फिर अपन ने कहा तो जितने भी आपके सिंगल फेज मोटर हैं उनमें जो आघूर्ण पैदा हो रहा था वो किस प्रकार का था? स्पंदमान। कौन सा था? स्पंदमान को इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेटिंग। क्या थे? पल्सेटिंग का मतलब क्या होता है? पल्स में कभी आपका ऊपर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है? नीचे। इसे बोलते हैं पल्सेटिंग। क्या बोलते हैं? पल्सेट। यानी आपका कभी तो आघूर्ण बढ़ रहा है, कभी आघूर्ण क्या हो रहा है? कम। इसे बोलते हैं स्पंदमान। क्या बोलते हैं? तो सिंगल फेज अगर जो आपकी मोटर थी उनमें आपके पास जो आघूर्ण पैदा हो रहा था, जो आपका टॉर्क पैदा हो रहा था, वो किस प्रकार का था? स्पंदमान। क्या था? स्पंदमान। इंग्लिश में बोलेंगे पल्सेटिंग। क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग। पर जब अपन ने थ्री फेज मोटर बनाई तो अब आपको आघूर्ण क्या मिलने लगा? समरूप। क्या मिलेगा? समरूप। जब अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसमें उत्पन्न आघूर्ण का मान क्या होता है। उत्पन्न आघूर्ण कैसा होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। तो अब आपको आघूर्ण क्या मिला है? समरूप, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। समझ में आ गया सभी को? फिर अपन ने बात की थी कि अगर अपन साइज की बात करें, किसकी बात करें? अगर आपके पास सेम रेटिंग की दोनों मोटर है, एक सिंगल फेज होगा थ्री फेज, तो जो आपका साइज होगा वो सिंगल फेज मोटर का साइज क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा, और थ्री फेज का साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर अपन बात करें तीसरी, तो यहां सिंगल फेज जो मोटर है उनका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। साइज या आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आकार यहां क्या होता है? भी बड़ा होता है। और एज कंपेयर थ्री फेज की बात करें तो सेम रेटिंग में यहां आकार क्या होगा? छोटा होगा। आकार क्या होगा? भी छोटा होगा। अब आकार छोटा या बड़ा होने का कारण क्या हो सकता है कि अगर आपके पास यहां ताम्र लागत ज्यादा है तो आकार क्या हो जाएगा? ज्यादा, और यहां ताम्र लागत कम है तो आकार क्या हो जाएगा? कम। तो यहां पर जो आपकी ताम्र की लागत होती है वो क्या होती है? ज्यादा। ताम्र लागत क्या होती है? अधिक होती है। ताम्र लागत क्या होती है? अधिक। और यहां ताम्र लागत क्या होती है? कम होती है। ताम्र लागत क्या होती है? कम होती है। ताम्र लागत कम है इसलिए आकार क्या है? छोटा है। फेज तीन आगे इसलिए आघूर्ण क्या है? समरूप है। फेज तीन आगे इसलिए मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्ट। फिर अपन ने कहा अगर आपके पास ताम्र लागत कम है, अगर आपका कॉपर कम लगा रहा है, अगर आपका चालक कम लगा रहा है, तो यहाँ पे लॉसेज भी क्या होंगे? कम होंगे। जो आई स्क्वायर आर लॉसेज है वो क्या हो जाएंगे? कम। तो फिर अपन ने कहा था कि अगर अपन यहां से हानियों की तुलना करें तो सिंगल फेज मोटर में हानियां क्या होने वाली हैं? ज्यादा। सिंगल फेज मोटर में हानियां, लॉसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा। पर अगर यहां कंपेयर करें थ्री फेज मोटर से, थ्री फेज मोटर, तो यहां हानियां क्या होंगी? कम। हानियां क्या होंगी? कम। समझ में आ गया? अब अगर अपन एक फैक्टर और लेते हैं, पावर फैक्टर। क्या लेते हैं? पावर। जितनी भी आपकी थ्री फेज मोटर होती हैं वो उच्च शक्ति गुणांक पे काम करती हैं। जितनी भी आपकी थ्री फेज मोटर होती हैं वो उच्च शक्ति गुणांक पे काम करती हैं, और जितनी भी आपकी सिंगल फेज मोटर होती है उनका शक्ति गुणांक क्या होता है? कम होता है। इसलिए अपन क्या लगाते हैं इसके साथ? कैपेसिटर भी लगाते हैं साथ में। तो यहां पर जो सिंगल फेज मोटर है, मोटर का
शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न या कम होता है। और उससे तुलना करें 3 फेज से, तो 3 फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है? उच्च होता है। का पावर फैक्टर क्या होता है? उच्च होता है। समझ में आ गया? अब अगर आपके पास हानियां कम हो रही हैं, पावर फैक्टर आपके पास क्या है? ज्यादा है, तो बताओ इस मोटर की दक्षता ज्यादा होगी कम होगी? अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता पढ़ते हो लगभग आपको मिलेगी 85 से लेके 90%। पर जब अपन सिंगल फेज की मोटरें अपन पढ़ेंगे तो वहां दक्षता क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो अगर ये सब फायदे हैं तो सिंगल फेज मोटर का जो है दक्षता है वो क्या है? कम है। कि दक्षता क्या है? कम है। और यहां 3 फेज मोटर की दक्षता क्या है? अधिक है। कि दक्षता क्या है? उच्च। तो ये तो सब फायदा हुआ मशीनों में। किसमें फायदा हुआ? मशीनों। जो भी अपन मशीनें सिंगल फेज के काम ले रहे थे, अगर अपन उन्हें बहुकुला प्रणाली से 3 फेज में स्विच कर दिया तो ये आपके फायदे हुए। पहला फायदा तो क्या हुआ? पहला फायदा क्या होगा? मोटर क्या होगी? सेल्फ स्टार्ट। आघूर्ण क्या हो गया? समरूप हो गया। साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तांबा लागत क्या होगी? कम होगी। लॉसेज क्या हो गए? कम हो गए। पावर फैक्टर क्या हो गया? ज्यादा होगा। दक्षता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये सब कुछ फायदा हो मिला किसमें? मोटरों में। फिर अपन बात करते हैं प्रसारण प्रणाली। कौन सी बात है प्रसारण की? अगर आप प्रसारण प्रणाली की बात करें, जितनी भी आपकी प्रसारण प्रणाली है वहां पर अगर आप पावर सिंगल फेज ट्रांसफर करते हैं, पावर क्या करते हैं? सिंगल फेज। पावर देखो, मान लो कि अगर आपके थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनी तो उसको आप तक पहुंचाना ही नहीं पहुंचाना। अब अगर आपको सिंगल फेज लाइन के द्वारा पहुंचाया जाएगा तो आपको पावर क्या मिलेगी? कम पावर ट्रांसफर कर पाएंगे। पावर है। अब देखो, एक तो बस है, एक है रेलगाड़ी है। बताओ बस में आदमी आ जाएंगे रेलगाड़ी के बराबर? अरे एग्री है? बस में आ जाएगा? तो बस में आदमी नहीं है। पर अगर आप जैसे आपकी सिंगल फेज सप्लाई लाइन है तो वहां से आपको पावर क्या ट्रांसफर करोगे? कम होगी। पर एज कंपेयर टू 3 फेज में पावर क्या होगी? ज्यादा ट्रांसफर। तो अगर अपन प्रसारण प्रणाली की बात करें, ये आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्यों हम यहां पे आए। तो प्रसारण प्रणाली में अगर अपन सिंगल फेज की बात करें, सिंगल फेज प्रसारण प्रणाली से शक्ति ट्रांसफर क्या होती है? कम होती है। शक्ति ट्रांसफर कम होती है। जबकि 3 फेज प्रणाली से शक्ति ट्रांसफर अधिक होती है। क्या सही कह रहा हूं? तो आज जितनी भी आप प्रसारण लाइनें देखते हैं, क्या वो सिंगल फेज है या 3 फेज है? किसी भी आप टावर के नीचे खड़े होकर देखना, जो लेटेस्ट टावर होते हैं सभी में आपको 3 और 3 6 कंडक्टर दिखाई देंगे। डबल लाइन यूज करते हैं, सिंगल भी नहीं, डबल लाइन। एक साइड 3 तार दिखाई देंगे आर वाई बी, और एक साइड तीनों तार दिखाएंगे आर वाई बी। डबल सर्किट लाइन बोलते हैं उनको। ठीक है भी, ताकि जितनी पावर आप ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं वो कर पाए। अब बताओ, आज आपको याद रहेगा कि क्यों अपन पॉलीफेज की तरफ गए? अरे फायदे याद हुए। अब मैंने कहा कि अगर आप आज नोकिया 1100 काम में ले लेते, क्या उस फोन से सारे काम कर पाते? तो अगर आज अपन सिंगल फेज सप्लाई अगर काम में लेते तो क्या ये सारे काम हो पाते? नहीं हो। तो कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, इसलिए अपन पावर अगर अपन जो है तरीका वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं। समझ में आ गया सबको? अब बताओ, ये नोट कराने की जरूरत है क्या सबको? कर लियो कल वाले नोट है क्लास में पढ़ के नोट? क्या पक्की बात है? चेक कर लें। कईयों की आवाज कम होगी इसके साथ। ठीक है, आप मेरे को धोखा नहीं दे रहे हो, आप धोखा अपने आपको दे रहे हो अगर आप पढ़ के नहीं आ रहे हो तो। मैं मेरा काम पूर्णतः ईमानदारी से कर रहा हूं। आप नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाए लग जाएंगे, और मेरे पढ़ाए लगेंगे नहीं भी। लगेंगे कौन से नहीं? जो मेरी बातें नहीं मान रहे हैं, और जो मान रहे हैं वो जिंदगी में मारेंगे मजे, और जो नहीं मान रहे हैं, नो बातें नहीं पढ़ रहे हैं, वो बाद में रोएंगे कि काश उस समय सर की बात मान लेते तो आज क्या कुछ अलग होता। वो सब आप पे है। अब देखिए, अब अपने कहा जो बहुकला प्रणाली है उसमें आपके जो संयोजन है वो 2 तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो स्टार संयोजन, एक है डेल्टा संयोजन। तो बहुकला प्रणाली में जो अपन संयोजन का प्रकार लेते हैं वो कितने टाइप के लेते हैं? 2 टाइप। तो बहुकला प्रणाली में या पॉलीफेज प्रणाली में जो संयोजन प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। बहुकला प्रणाली में 2 संयोजन प्रकार काम में लिए जाते हैं।
दो संयोजन प्रकार काम में लिए जाते हैं। मोस्टली ये दो काम में लिए जाते हैं। और मैंने कहा था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वापस घूम के ही आएगा। बहुकला प्रणाली में जो संयोजन प्रकार है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप। एक आपके पास है स्टार, दूसरे पास क्या है? डेल्टा। तो पहला जो संयोजन अपन पढ़ेंगे उसे बोलेंगे स्टार संयोजन। क्या बोलेंगे? स्टार संयोजन। कल आपको मैंने सारा बताया था वैसे तो इसमें। तो पहला जो संयोजन पढ़ेंगे उसे बोलते हैं स्टार संयोजन। स्टार संयोजन। और दूसरे को बोलते हैं डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? स्टार संयोजन। कि स्टार संयोजन में क्या क्या होने वाला है? तो अपने कहा था कि जो स्टार होता है वो किसी से भेदभाव याद कराया था कब? स्टार वो किसी से भेदभाव नहीं करता। तो सिरे क्या लेंगे? समान। क्या लेंगे? समान। और जब समान सिरे मिलेंगे तो वहां पे बनेगा न्यूट्रल बिंदु। क्या बनेगा? न्यूट्रल बिंदु। तो न्यूट्रल से आपकी चौथी वायर निकलेगी जिसे बोलते हैं 3 फेज है 4 वायर। 3 फेज है ऐसा संयोजन जिसमें सभी समान सिरे जुड़े रहते हैं कौन सा संयोजन कहलाता है? स्टार संयोजन। कौन सा संयोजन है? ऐसा संयोजन जिसमें 3 फेज 4 वायर होते हैं कौन सा संयोजन है? ऐसा संयोजन जिसमें लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होता है। ऐसा संयोजन जिसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज समान होती है। स्टार संयोजन। समझ में आया? IL बराबर है IPH। IL बराबर है IP। तो अपने कहा था कि अगर अपने पास जब भी अपन 3 फेज संयोजन की बात करेंगे तो आपके पास जो वाइंडिंग होगी उसके टर्मिनल कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। यानी आपके पास टोटल अगर आपके पास 3 वाइंडिंग है तो 3 वाइंडिंग के टर्मिनल कितने होंगे? 6। स्टार्टिंग सिरा, अंतिम सिरा, स्टार्टिंग सिरा, अंतिम सिरा, स्टार्टिंग सिरा। और जो फेज वाइंडिंग के जो कुंडल होते हैं उन्हें किससे प्रदर्शित करेंगे? U, V और W से। अगर U1 है तो फर्स्ट सिरा है, U2 है तो अंतिम सिरा है। बताया था कल। तो अब अपन बात करने वाले हैं स्टार संयोजन के बारे में। किसके बारे में? स्टार संयोजन। चलो तो आज अपन बात करेंगे इसके बारे में स्टार संयोजन। रुक भाई रे रुक, कहां जा रहा है? स्टार संयोजन। तो मैंने कहा था कि आपके पास कितनी वाइंडिंग है? 3 वाइंडिंग। 3 आपके पास वाइंडिंग है। पहली वाइंडिंग का स्लोआ U1 होगा, दूसरा U2, V1, V2, W1 और W2। समझ में आ गया? अब आपको इन तीनों वाइंडिंग के संयोजन करने। अब आपको इन तीनों वाइंडिंग के करने संयोजन। मैंने कहा था स्टार को याद रखें, स्टार कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर आप इन तीनों सिरों के समान सिरों को जोड़ दोगे सप्लाई से, से जोड़ दोगे सप्लाई से, और तीनों समान सिरों क्या कर दोगे? शॉर्ट। क्या कर दोगे? तो बताओ कौन सा संयोजन बन जाएगा? अब मैंने इन तीनों सिरों को कर दिया है शॉर्ट। ऐसे आगे ले जाके कर सकते हैं? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना, मेरे को डर लगता है आपसे। गुरु जी आज यहाँ क्यों कर दिया? काल तो से सीधा करे तार बांधनी, मैं कैसे बांधू? है कि नहीं है? क्या बांधनी है? तार। आज मैंने त्रिभुज बना के बांध दी। अब जहां पे आपके तीनों सिरे मिलेंगे, जहां पे आपके तीनों सिरे मिलेंगे, क्या मिलेंगे? तीनों सिरे। ठीक है, जहां पे क्या मिले? तीनों। जहां तीनों समान सिरे मिलते हैं वहीं क्या मिलता है? न्यूट्रल। क्या मिलता है? न्यूट्रल। याद रखना भी, तीनों समान सिरे मिलते हैं वहीं क्या बनता है? न्यूट्रल। अब आपसे क्वेश्चन घुमा के भाई पूछ ले कि ऐसे संयोजन का नाम बताओ जिसमें तीनों समान सिरे मिलते हैं, कौन सा संयोजन कहलाता है? स्टार संयोजन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से जो चौथा पॉइंट, यहां से जो वायर आएगा उसे बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। समझ में आएगी है? तो जहां पे तीनों सिरे मिलेंगे वो कौन सा बिंदु है? न्यूट्रल बिंदु। ठीक है, ये न्यूट्रल क्या होता है? सभी के लिए उदासीन। सभी के लिए क्या है? उदासीन। अब अगर अपन ने कहा था कि अगर आपका स्टार बैलेंस है, स्टार क्या है? बैलेंस है, स्टार आपका संतुलित है, तो हमेशा इस न्यूट्रल में प्रवाहित होने वाला धारा IN का मान कितना होगा? 0। हमेशा कितना होगा? बताओ, समझ में आ गया? अब देखिए, अब अपन ने कहा कि अगर अपन इसको सप्लाई से जोड़े, किसे जोड़े? सप्लाई से। तो जहां सप्लाई से जो लाइन आती है उसे क्या बोलते हैं? 3 तारे आती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइन। अरे बोला कि नहीं बोला लाइन? कल समझ में आ गया? अब ये जो तीनों लाइन आ रही है वो कहां से आई? खंबे से। कहां से? खंबे से। या आपकी कहां आएंगे? ट्रांसफार्मर से। कहां से आएंगे? तो अपने ने बोलेंगे लाइन L1, L2 और L3। L1, L2 और L3।
अगर आपको यहां लगे तो U1 से जोड़ दो। एक सेकंड, जो U1 वाला है उसको आप L1 लिखें ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। तो यहां से चालू कर दो, ये L1, ये L2, ये L3। तो बताओ 3 फेज में L1, L2, L3 क्या प्रदर्शित करती हैं? लाइन। क्या प्रदर्शित करती हैं? और इन लाइनों का एक क्रम होता है, इसे बोलते हैं फेज क्रम। वो क्या होता है? RYB। तो RYB बताओ क्या है या फेज है? RYB क्या है? फेज क्रम। RYB क्या है? फेज क्रम। समझ में आया नहीं आएगा? अब देखिए भी, अगर अपन इस L1 लाइन को R से जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? R। ये R, ये Y, और ये क्या बन गया? B। इनका फेज क्रम क्या बन गया? RYB। और ऊपर से नीचे ले आओ, नीचे से ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत भी। यहां तक समझ में आ गया डायग्राम बनाना? अरे आ गया? तो अपने पास क्या है? 3 वाइंडिंग आई थी अपने पास, U1, V1 और W1। अब इनके पास क्या? प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा? समान, इसे बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं? और यहां लगाओ H, PH, और वो PH लगा दिया, क्या मतलब है? ये जो ZPH है वो प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा, प्रत्येक फेज की तो प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा क्या लिखोगे? ZPH। क्या लिखोगे? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? अब बताओ ऐसा कोई इंडक्टर बनाए जिसका प्रतिरोध ना हो? नहीं बनाया तो R प्लस क्या लिखोगे? XL। R प्लस पढ़ेगा ना आपने? तो Z बराबर क्या होता है? R प्लस XL, दोनों का स्केयर, और ऊपर क्या करते हो? रूट। तो ZPH का मान यहां से क्या लेने वाला आपको पता ही है सबको कि ZPH बराबर क्या होता है? R स्केयर प्लस XL स्केयर का रूट। अब तो अगर आपको सिंगल फेज आता है तो पॉलीफेज आने लगे कि नहीं लगे? हर चीज बच्चों से कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। मैं आपको इसलिए बार बार कहता रहता हूँ कि आप जो टॉपिक में आज पढ़ा रहा था उसको बढ़िया पढ़ के आओ, अगला टॉपिक आपको अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है भाई, पढ़ाई में ऐसी ही चीजें चलती हैं। एक चीज पढ़ोगे, अगला पहला नहीं समझोगे तो अगला नहीं समझ में आएगा, फिर आपको फेडे पढ़ने लग जाते हो, मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आ रही, मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आ रही। होता ही नहीं होता, क्योंकि पहले वाला टॉपिक समझ में नहीं आता, अगले वाला टॉपिक समझ में आएगा नहीं। फिर दिमाग में आएगा कि मेरे को थ्योरी समझ में आती, तो तू कोशिश कहां करता है समझने की? जाके अगर यहां बताओ जब समझाते हैं क्या समझ में आती है नहीं आती, तो फिर बाद में क्या होता है? बाद में हम करते नहीं है। जब आप करोगे नहीं तो आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा ही नहीं। अब तो यहां तक कोई दिक्कत? अब अपन ने कल कहा था कि अगर अपन इनमें, अब अपने पास 3 फेज आ चुके। कितने फेज आ चुके हैं? 3। एक तो U1 U2 वाला है, एक V1 V2 वाला है, एक W1 W2। ठीक है, अब अपन ने U1 U2 किसे जोड़ा है? R से। किसे जोड़ा है? R से। देखो लाइन से होते किसे जुड़ा है? R से। V1 V2 किसे जुड़ा है? Y से। और W1 W2 किसे जुड़ा है? अब जहां पर देखो, अब जब यहां पर जो धारा आएगी उसे बोलते हैं, जो लाइन में धारा उसे क्या बोलते हैं? कल बताया था, जो धारा लाइन में उसे कौन से बोलते हैं? और जो धारा फेज में उसे क्या बोलते हैं? तो जो यहाँ आई है बताओ वो भी है, यहाँ IPH है कि नहीं है? अरे बताओ यहाँ IPH है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्या ये दोनों समान है? तो श्रेणी में धारा क्या होती है? समान। श्रेणी में धारा क्या होती है? समान। कोई दिक्कत भी यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब देखिए, अगर यहाँ पर ये धारा जा रही है, कौन सी? IPH। कौन सी जा रही है? अब यहाँ पर जब धारा जाएगी उसमें क्या है? प्रतिबाधा क्या है? तो बताओ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? और इस वोल्टेज ड्रॉप को अपन क्या लिखते हैं? V बराबर क्या लिखते हैं? I गुणा में R लिखते पर अब यहाँ R नहीं, यहाँ क्या है? Z है। क्या है? Z। तो जो वोल्टेज आपके पास जो VPH होगा वो बताओ किसके बराबर होगा? फिर बताओ IPH गुणा में ZPH। समझ में आ गया? अब अगर अपन इस VPH को मैं क्या इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ? VR के फॉर्म में। देखो ये वोल्टेज कहां से चली? R और N के बीच में है नहीं है? R और N। अगर अपन एक वोल्टमीटर यहाँ लगाएं, एक वोल्टमीटर का एक सिरा यहाँ लगाएं और एक सिरा यहाँ लगाएंगे तभी तो पता चलेगा। अब यहाँ जो वोल्टेज है बताओ इसके बराबर वाली है कि नहीं है? तो बताओ ये कौन सी वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है? अपने कहा था अपने घर में एक फेज आ रहा है, क्या है? न्यूट्रल। तो बताओ वोल्टेज कौन सी अपने पास है? अब बताओ क्या मैं इसको VRN लिख सकता हूँ क्या? मैंने वोल्टमीटर का एक सिरा R में लगाया, दूसरा सिरा N में, तो क्या इस वोल्टेज को मैं VRN लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। तो VRN बराबर क्या लिखूंगा मैं? बताओ क्या लिखेंगे? IPH गुणा में Z। क्या लिखेंगे? IPH गुणा में Z। तो बताओ ये फेज वोल्टेज बनेगी नहीं बनेगी? अरे समझ में आया सभी को? ऐसे बताओ अगर मैं इस VYN को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? VYN को बताओ कैसे लिखेंगे? IPH गुणा में ZPH। क्या लिखेंगे? ZPH। अब आप इस धारा का मान देखें, अगर आप यहाँ फेज में धारा है तो इसको क्या लिख सकते हो? IR। क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? IY। और इसे क्या लिख सकते हो? IB। समझ में आई नहीं है?
तो जो फेज में आपके पास धारा आ रही है, जैसे मान लो ये आईपीएच है, किसके बराबर होगी, आई आर के। ये आईपीएच अगर यहाँ आईपीएच आई तो किसके बराबर होगी, आई वाई के, आई वाई के। और ये जो फेज धारा यहाँ पे आईपीएच आई वो किसके बराबर होगी, आई बी की। समझ में आएगी नहीं है? अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी वाई एन बराबर क्या हो जाएगा, आई कौन सी धारा, अरे बताओ कौन सी धारा आ रही है इसमें, आई वाई गुणा में जेड पी, गुणा में जेड। अब बताओ तीसरी वोल्टेज कौन सी बच गई, फिर बताओ, वी बी एन। तो बताओ इसमें धारा कौन सी आ रही है, आई बी, और प्रत्येक फेज का प्रतिरोध कितना है, जेड पी। बताओ समझ में आई है? अब जो यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो बताओ वो कौन सी वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है, पर अगर अपन दो लाइनों के बीच में वोल्टेज पड़े तो वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, लाइन। अब तो लाइनें कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। अगर अपन देखो आर और वाई के बीच में, आर और वाई के बीच में यहाँ वोल्टमीटर लगाए तो बताओ कौन सी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज। इसके बीच में वोल्टमीटर लगाए तो कौन सी वोल्टेज है, बताओ समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन ने कहा था कि जब अपन बहुकला प्रणाली में स्टार संयोजन पढ़ रहे हैं तो आपके पास 3 फेज वोल्टेज आ चुकी है, आ चुकी है। एक का नाम है वी आर एन, एक का है वी वाई एन, और एक है वी बी एन। समझ में आ गया? अरे 3 वोल्टेज आएगी नहीं, एक तो वी आर एन आ गई, एक वी वाई एन आ गई, और एक कौन सी आ गई, वी बी एन। बताओ समझ में आएगी है? अब अपन ने कहा कि जो पॉलीफेज प्रणाली है, बहुकला प्रणाली है, उसमें टोटल फेज कितने हैं, 3 हैं, और प्रत्येक फेज में जो वोल्टेज है वो अगले फेज से या पहले फेज से कितने डिग्री के फेज कालांतर पे होती है, 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अपने पास 3 फेज वोल्टेज आई, वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन। ये जब बच्चों आप लिखोगे ना तो आर के बाद वाई लिखना है, वाई के बाद बी लिखना है। फेज क्रम हमेशा आर वाई बी होता है, फेज क्रम हमेशा क्या होता है, आर वाई बी। अभी मैं आपको डीएमआरसी 2020 का क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखें, ज्यादातर जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। क्या पढ़ाते हैं, उसने दोनों मिला के पूछा क्वेश्चन, पॉजिटिव भी पूछा और नेगेटिव भी पूछा। समझ में आएगा? अब देखें, अगर अपन इस वी आर एन की बात करें, वी आर एन से 120 डिग्री पीछे कौन आया, वी वाई एन, और इससे 120 डिग्री पीछे कौन आया, वी बी एन। तो अगर अपन इसका फेजर आरेख बनाए, क्या बनाए, फेजर आरेख बनाए, तो अपन ने कहा कि अगर आपके पास वी आर एन यहां है, वी आर एन यहां है, तो 120 डिग्री पीछे कौन होगा, कौन होगा, वी वाई एन। इससे 120 डिग्री पीछे कौन होगा, वी वाई एन। और वी वाई वन को 120 डिग्री पीछे करने के लिए मुंडी क्लॉकवाइज घुमानेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहां खुद बैठ जाओ, मुंडी क्या घुमाओ, तो इधर आएंगे कि इधर आएंगे, इधर आएंगे। तो कितने डिग्री पे आएंगे, 120 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया वी वाई एन। तो बताओ इनके बीच में फेज का अंतर कितना हो गया, 120 डिग्री। समझ में आ गया? अब देखो, फिर वी वाई एन से जो वी बी एन है वो बताओ कितना डिग्री पीछे है, 120 डिग्री। तो वहां जाके मुंडी घुमा क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इधर होती है, किधर होती है, इधर होती है। तो वहां घुमाओगे तो कितना डिग्री पीछे है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पीछे कौन सी वोल्टेज दिखाई देगी, वी बी एन। बताओ समझ में आएगी नहीं? यानी बहुकला प्रणाली में चाहे वो स्टार हो चाहे क्या हो, डेल्टा, प्रत्येक फेज की जो वोल्टेज होती है वो अगले फेज की वोल्टेज से 120 डिग्री के फेज कालांतर पे होती है। समझ में आ गया सभी को? अरे सबको समझ में आ गया? तो प्रत्येक फेज की वोल्टेज 120 डिग्री फेज अंतर पर होती है। मत खोल बेटा, मत खोल। प्रत्येक फेज की वोल्टेज कितनी होती है, 120 डिग्री फेज का अंतर पर। ठीक है भी? अब अपन ने क्या पढ़ा है, कौन सी वोल्टेज पढ़ी है, फेज वोल्टेज। कौन सी पढ़ी है, फेज वोल्टेज। यानी प्रत्येक फेज की वोल्टेज में फेज का अंतर कितना है, 120 डिग्री। अब अपन ने कहा कि अगर इसको अपन तरंग प्रारूप बनाए, क्या बनाए, तरंग प्रारूप। तो मैंने कहा जो सबसे आगे होता है वो खंबे के पास में होता ही नहीं होता। तो अपन ने कल इसका तरंग प्रारूप भी बनाया था कुछ ऐसा। तो चल देखते हैं, इसको एक बार हटाते हैं, साथ में बनाते हैं तरंग प्रारूप। इसे पूछ है कौन यार, तो कल अपने यहां से बनाया था फेजर, क्या बनाई थी इसकी, तरंग प्रारूप।
तो सबसे पहले फेज कौन सा बनाएंगे? अरे कौन सा फेज बनाएंगे? आर फेज। कौन सा बनाएंगे? आर फेज सबसे क्या है? आगे। अब अपने सबसे पहले बनाया वी आर एन। वी आर एन। अब जो वी आर एन फेज है वो सबसे पहले क्या है? सबसे आगे। वी आर एन फेज क्या है? सबसे आगे। अब अपने कहा कि जो वी वाई एन होगा वो इससे कितने डिग्री पीछे होगा? 120 डिग्री। कितने डिग्री पीछे होगा? 120 डिग्री। तो अपन इसमें क्या करते हैं? 60-60 के टुकड़े कर लेते हैं। 60-60 120 हो गया, 180, 60 और 60। अब जो आपका वाई फेज है वो इससे कितने डिग्री पीछे है? 120 डिग्री। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, देखें यहां से। तो ये यहां से चालू होगा, ये 60 हो गया, 120 हो गया, ये कितना? 180। समझ में आ गया सभी को? तो ये आपके पास कितने डिग्री पीछे है? 120 डिग्री। ये कौन सा फेज हो गया? वी वाई एन। अब अगला फेज अपन बात करें वीबीएन। इस वीबीएन जो फेज है वो इससे कितने डिग्री पीछे होगा? 240। कितना हुआ? अगर आप आर से बता करोगे तो कितना? 240 और बी से करोगे तो 120। अब वापिस देखो इसको, ये आ जाएगा बढ़िया क्या? अब ये वापस कितना? ये कितना हो गया? 60, 120, 180। ये कितना है? 240। तो यहां से जो चालू होगा वो कौन सा फेज होगा? अरे बताओ कौन सा चालू होगा? बी फेज। कौन सा फेज है? बी। वी बी एन। समझ में आ गया? अब अपन यहां से आपको समझाना क्या चाह रहा हूं बताओ मैं? जो अधिकतम मान होता है वो बताओ समान होता है या असमान होता है? अधिकतम मान क्या होता है? समान। ये आपके पास है वी मैक्सिमम। वी मैक्स यानी अगर आपकी बहुकला प्रणाली है तो प्रत्येक फेज का जो अधिकतम ताक्षणिक मान होता है वो क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। समझ में आ गया सभी को? तो अभी अपन को क्या ड्रा करना है? पिछले वाला बनाने का आपको डायग्राम। अरे बनाने का डायग्राम ये वाला। चलो ये वाला डायग्राम बनाओ एक बार फटाफट और चर्चा करते हो। क्या देखे तेरे को विकास है? हाँ? उनको कह दिया क्लास की रिकॉर्डिंग चलती है बेटा, डिस्टर्ब होती है क्लास बीच में। बढ़ाएं भी डायग्राम। तो ये है आपके पास वी एल। तो दो लाइन के बीच की वोल्टेज कौन सी है? लाइन वोल्टेज। और फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज कौन सी होती है? फेज वोल्टेज। तो ये वाला डायग्राम आप बना लें यहां से। उसी के साथ अपना दूसरा डायग्राम भी बनाएं। ये भी डायग्राम किसका है? स्टार का। यहां U1 है, यहां V1 है, तो यहां W1, यहां U2 है, यहां V2 है, यहां W, और चौथा पॉइंट क्या आएगा? न्यूट्रल पॉइंट। वो भी स्टार है और ये भी स्टार है, सिरे आपके समान है।
तेरा वो स्टार डेल्टा वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तेरे स्टार वाला क्यों नहीं हुआ तेरा? उससे होना चाहिए था। उतारे भी और किताबें दे दी तेरे को ये। उतारे इसमें मैंने, अरे बना लिया डायग्राम क्या? तो ये प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा कितनी है? ZPH। यहां धारा कौन सी आएगी? IR, यहां धारा IV, IY और यहां पे ID। उतारे से मैंने, उतारिए भी, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी बना लिया, ये भी सेम डायग्राम है। अब देखिए, तो अपन ने यहां से इस डायग्राम से क्या मिला है कि प्रत्येक फेज के पीछे फेज कलांतर कितना है? 120 डिग्री। और आपका जो अधिकतम ताक्षणिक मान होता है वो क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। तो यहां से अपन नोट करेंगे क्या क्या पॉइंट अपन को नोट करने हैं, वो नोट करें फटाफट। वेव फॉर्म बनानी है तो वेव फॉर्म बना लो फटाफट, अगर सीखनी है तो बनानी। तो स्टार संयोजन में जो अपने विशेषताएं लिखेंगे वो देखें क्या क्या लिखते हैं। स्टार संयोजन की विशेषताएं क्या क्या आपको मेन विशेषताएं याद रखनी है यहां से। तो कौन से सिरों को जोड़ा जाता है? समान सिरों, समान सिरों को जोड़ा जाता है। यानी तीनों फेज गुणन के कौन सिरों को जोड़ा जाता है? समान सिरों को जोड़ा जाता है। और जहां समान सिरे जुड़ते हैं वहां कौन सा बिंदु पड़ता है? समान सिरों को जोड़ने पर, न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है। न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है।
तीसरा क्या है, संतुलित स्टार में, संतुलित स्टार संयोजन में न्यूट्रल धारा का मान शून्य होता है। ये कई बार पूछा गया भी, न्यूट्रल धारा का मान कितना होता है, तो इंपोर्टेंट कर लेना भी, इसको स्टार मार्क कर लेना भी। यहाँ पे चौथा अपने पास यहां मिला था, इसे 3 फेज 4 वायर संयोजन भी कहा जाता है। भी कहा जाता है, इसे 3 फेज 4 वायर संयोजन भी कहा जाता है। फिर अपने को यहां पे क्या मिला है, प्रत्येक फेज वोल्टता एक 120 डिग्री के विद्युतीय अंतर पर होती है। यानी प्रत्येक फेज के बीच फेज जो एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री। प्रत्येक फेज की अधिकतम ताक्षणिक गुणवत्ता का मान क्या होता है, समान होता है। ये नोट कर लें, प्रत्येक फेज की अधिकतम ताक्षणिक गुणवत्ता समान होती है। समान होती है। तो प्रत्येक फेज की अधिकतम ताक्षणिक गुणवत्ता क्या होती है, समान होती है। जो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहा हूं ना, जो कई बार एग्जाम में हुबहू आते हैं, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझें। अब तो सारे पॉइंट हो गए, ये वेव फॉर्म बनाने सीखे। सबसे आगे कौन है, आर, आर से पीछे वाई, वाई से पीछे बी। अब कई लोग सर हम तो आपने इसको आगे बढ़ा दिया, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है क्या, पहले बताओ जीरो पे कौन है, आर, आगे हुई वो कहां पे है, जो जीरो पे, तो आर सबसे आगे, आर से पीछे वाई, वाई से पीछे बी। तो सप्लाई का फेज क्रम क्या होना चाहिए, आर वाई और बी। आर सबसे आगे, वाई उससे 120 डिग्री पीछे और बी उससे पीछे। बताओ समझ में आई नहीं आया। अब देखो, अब अगर अपन यहां से ये सप्लाई का फेज का क्रम लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि जो फेज सीक्वेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप। एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। जिसमें है माइनस वो तो है नेगेटिव, जिसमें है पॉजिटिव, जिसमें है प्लस वो क्या होता है पॉजिटिव। तो बताओ इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी चीजें सीखे सारे, अरे बताओ सीखे नहीं सीखे। चलो अब देखिए, अपन पढ़ रहे थे नेगेटिव फेज सीक्वेंस या फेज क्रम। तो फेज क्रम आपके पास कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। वैसे 3 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो होता है। तो आपके 2 में काम चल जाएगा। एक नेगेटिव होता है, एक क्या होता है पॉजिटिव, एक ऋणात्मक, एक है धनात्मक। पॉजिटिव फेज क्रम, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, पर वो क्वेश्चन कहां पूछा गया, अल्टरनेटर में। कहां पूछा गया, पर वो क्वेश्चन कहां था, कहां का था, पॉलीफेज का। अभी आप देखो, अपने अभी क्या बनाया कि सबसे आगे कौन है, वी आर एन। अब जो सबसे पहले आएगा उसे क्या मानते हैं, आधार। क्या मानते हैं, आधार। इससे पीछे कौन है, वी वाई एन, और सबसे पीछे कौन है, वी बी एन। वी बी एन, यहां अंतर कितना है, यहां कितना है और यहां कितना है, 120 है। प्रत्येक फेज की वोल्टता के बीच में फेज अंतर कितना है, 120। अब देखिए, अगर मैं इस वी आर एन का मान लिख दूं, कुछ वोल्टेज होगी नहीं होगी। मान लेते हैं कि इसका मान है
200 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 200 वोल्ट। अब बताओ इसका कोण कितना डिग्री माने? जब चांदा अपने यहाँ पे लगाया है 0 पे, तो मान भी तो 0 होगा। अरे सबसे पहले चांदा जब लगाते हैं तो वो कहाँ पर लगाते हैं? 0 पे। तो बताओ इसका एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। समझ में आ गया? भाई इस फेज वोल्टता का मान कितना है? 200, और इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 0। बताओ सीखे नहीं सीखे? बच्चों ये होती है पोलर फॉर्म। क्या होती है? पोलर फॉर्म। आपको मैं DMRC 2020 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसमें पोलर फॉर्म भी दी गई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी दी गई, जबकि आपके कहीं किताब में नहीं मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन आते हैं डिप्लोमा लेवल। किसके आते हैं? डिप्लोमा लेवल। आजकल क्या होता है, डिप्लोमा करने के बाद, IIT करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद लोग उल्टा क्या करते हैं? IIT। तो उसको आपसे ज़्यादा तो नॉलेज ही जाता है। उदाहरण के लिए, अरे नहीं है, अरे नहीं है, मैंने तो लोगों को बीटेक करते IIT बीटेक करने के बाद भी क्या देखा है? IIT करते हुए। तो आपका चैलेंज, आपको जो चैलेंज देना है किसको देना है? डिप्लोमा वाले को। ठीक है भी। अब अपने पास क्या है, इसका मान रख दिया अपने 200 एंगल है 0 डिग्री। अब मैंने कहा वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। ऐसा नहीं कि आर फेज में 200 वोल्ट आ रही है, वाई में 300 आ रही है, तो आपका जो स्टार है वो बैलेंस है? नहीं है। स्टार हमेशा क्या रहना चाहिए? बैलेंस। अब अगर मैं इस वाई की वोल्टेज को लिखूंगा किसके रेफरेंस में? आर के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? अब तो मान कितना है? 200। मान कितना है? बताओ उससे कितना डिग्री पीछे? तो बताओ माइनस का मान आ रहा है कि नहीं? तो ये बताओ कौन सा फेज क्रम चला है? नेगेटिव। अब अगर इसी को आधार माने तो बताओ VBN को कितना लिखेंगे? 200 एंगल है 240। 200 एंगल 240। बताओ लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे, इस VBN को ऊपर लिखेंगे 200 एंगल माइनस 240 डिग्री। बताओ कौन सा फेज क्रम है? नेगेटिव। तो सबके साथ कौन मान किसके आ रहे हैं? नेगेटिव के। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव फेज क्रम। क्या बोलते हैं? नेगेटिव जो फेज क्रम होता है वो चलता है क्लॉकवाइज। क्या चलता है? क्लॉकवाइज। क्या चलता है? क्लॉकवाइज। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद विंडो पे दिखे ना दिखे इससे। तो जो VBN को अगर अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये आपके पास है VBN, और इसको लिखेंगे 200 एंगल माइनस 240। अब आपके पास ये जो फेज क्रम है वो आपके पास फेज क्रम है नेगेटिव। कौन सा है? देखो सारे कोण के मान नेगेटिव आ रहे नहीं आ रहे? अब जो अगला फेज क्रम बनाते हैं जिसे बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। वापिस अपने VRN को यहां बिठाया, VYN को क्या बिठाया? यहां बिठाया, और VBN को अपने यहां बिठाया। बैठा दिया। तीनों के बीच फेज अंतर कितना है? 120 डिग्री। 120। पर अब इस बार अपने को लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है? पॉजिटिव। अब अगर मैं इधर जाऊं, पहले क्या घुमा? एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्या घुमा? क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो बताओ क्या मैं ये से बोल सकता हूं कि ये वोल्टेज से 120 डिग्री आगे है? यहां मुंडी घुमाओ, यहां मुंडी बैठो, यहां बैठो, और मुंडी क्या घुमाओ? उल्टा। अरे घुमाओ तो बताओ अब ये क्या, ये पीछे दिखाई दे रहा है क्या? तो इसका मतलब कौन आगे? ये आगे है कि नहीं आगे? बताओ कितना डिग्री आगे से? अगर ये वोल्टेज 200 एंगल 0 डिग्री, कितना डिग्री है? तो अपन VBN को कैसे लिखेंगे? 200 एंगल प्लस का 120 डिग्री लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अरे सही है क्या? अब अपन इधर घूम रहे हैं, अगर ये यहां बैठा है तो इसे पीछे देखा तो पीछे आ रहा नहीं आ रहा? अब आप यहां पे आ जाओ VYN पे। अब किसे कंपेयर करना है? R से। तो अगर ये यहां बैठा है तो बताओ इससे पीछे कितना डिग्री बैठा वो? 240। अब तो सारे मान प्लस के आ रहे नहीं आ रहे? इसे बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? अब आपका DMRC वाला यहां पे भी नहीं रुका, उसने दोनों मिक्स कर दिए। क्या कर दिए? मिक्स। और फिर पूछा फेज क्रम। क्या पूछा? फेज क्रम। यहां पे भी नहीं रुका वो, उसने दोनों को मिक्स किया, एक तरफ प्लस एक तरफ है माइनस, और फिर पूछा उसने फेज क्रम कि बताओ सप्लाई का फेज क्रम कैसा है। ठीक है, कल आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, आपको करवा आज दूंगा मैं। अब इसको उतारो, बताओ समझ में आई नहीं है? तो अगर आपके पास मान प्लस के आ रहे हैं तो कौन सा फेज क्रम है? अरे मान प्लस का है तो कौन सा है? पॉजिटिव। और मान माइनस का है तो कौन सा है? नेगेटिव। उतारें।
एक को बोलते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस और एक को बोलते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। बढ़ा लिया भी? लिखे भी क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछेगा नोट करते हैं मुझे बताने समय। तो अगर आपके पास प्लस वाले आए तो क्या है पॉजिटिव, और माइनस वाले आए तो क्या है नेगेटिव। देखिए भी क्वेश्चन लिखते हैं। एक 3 फेज प्रत्यावर्तक के प्रत्येक फेज में उत्पन्न वोल्टता को प्रदर्शित किया गया है। तो किया गया है। दो 200 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। सेकेंड इसमें दिखाया गया है। एक तो आप बस ये वोल्टेज दिखाएगी, इसके बाद दिखाएगी 200 एंगल -120 डिग्री और 200 एंगल +120 डिग्री। ये 3 फेज आपके, ठीक है भाई। एक में 200 एंगल 0 डिग्री, 200 एंगल -120 डिग्री, 200 एंगल 120 डिग्री। तो सप्लाई का फेज क्रम बताएं। तो सप्लाई का फेज क्रम बताएं। आपको ये तीनों दे दिए और पूछ रहा है का फेज क्रम बताएं। ये वोल्टेज है ER, ये वोल्टेज है EB और ये है EY। बताओ कैसे फेज क्रम आएगा, क्या फेज क्रम है? ऑप्शन ए दिया गया RYB, ऑप्शन बी दिया गया RBY, ऑप्शन सी दिया गया BRY, ऑप्शन डी दिया गया YRB।
अब आपके इसमें दोनों फेज क्रम मिला दिए इसने, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। अब आपको चेक करना पड़ेगा सप्लाई का फेज क्रम है क्या इसमें। जो कह रहे हैं आर वाई बी हाथ खड़े करें, जो कह रहे हैं सर आर वाई बी है, 1 2 3 4, आर बी वाई वाले बताओ, जो कौन जो ऑप्शन बता रहे बताओ क्या आएगा। चलो आप बताओ ये वाले कौन है, कोई नहीं है, एक जना है, बाकी कोई नहीं है। चलो ये वाले बताओ आर बी वाई वाले कौन कौन है। देखो जो दिखता है ना वो होता नहीं है, आर बी वाई तो होगा ही नहीं, तो उसने लिख रखा है, वो तो पक्का नहीं होने वाला। अब तो बी आर वाई वाले कौन है फिर, चलो ठीक है, वाई आर बी वाले कौन है, कोई नहीं है, इसका आंसर आएगा आर वाई बी। आंसर क्या आएगा, अभी मैंने आपको सिखाया था, देखो ये आपका वी आर है कि नहीं है, इससे 120 डिग्री कौन पीछे बैठा है, वाई, और इससे यहां पे 120 डिग्री आगे कौन बैठा है, अरे बी, कौन बैठा है, अरे बैठा है कि नहीं बैठा, अरे सही है क्या, तो बताओ से फेज क्रम क्या होगा, आर वाई बी हुआ कि नहीं हुआ। जो आपने -120 लिखा है, क्या उसको आप माइनस में 240 लिख सकते हो क्या, इसको वाई को, एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। अपने किसको लिखा है, बी को लिखा है, ई आर बराबर कितना लिखा है अपने, वी आर बराबर कितना लिखा है 200 एंगल है 0 डिग्री। वी वाई को क्या लिखा है 200 एंगल है, अरे को, अरे ई बी को लिखा है, ई वाई को क्या लिखा है 200 प्लस 120 डिग्री, और इसे क्या लिखा है 200 माइनस 120 डिग्री। ई बी को लिखा है ना अपने, एक से ये प्लस करो ये माइनस करो, अब आएगा, उसको क्या करो प्लस, इसको क्या करो माइनस। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितने पे है, अरे भाई 120 पे माइनस है नहीं है, और ई बी, जो ई बी है उसको क्या लिखा अपने 200 प्लस 120 डिग्री। ये जो 200 100 प्लस वाला 120 वाला है वो मतलब माइनस में 240 है नहीं है, अरे तो माइनस में 240 है नहीं है, तो ये जो आपके पास होगा माइनस में कितना होगा 240, तो आप क्या इसे माइनस में ऐसे लिख सकते हो 200 माइनस 240। बताओ आप सप्लाई का फेज क्रम क्या आ गया, आर वाई, समझ में आया क्या, नहीं आया ना, अरे आया नहीं आया, आर वाई बी। तो ये जो सप्लाई का फेज क्रम आएगा वो आएगा आर वाई और बी। अभी बताता हूँ, तो इसका सही आंसर आएगा आर वाई और बी। अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो, पहले बताओ समझ में आया नहीं आया, नहीं आया। देखो इसने दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया मिक्स, एक बार और बताता हूँ, टेंशन मत लो। अब इसमें क्या है एक बार और देखो, अपने पास इन दो डायग्राम को देखो, वी आर हमेशा कितने पे रहेगा 0 पे, ये कितने पे रहेगा 0 पे। वी वाई अगर आओगे तो 200 माइनस कितना है 120, और वी बी अगर इधर आओगे नेगेटिव में तो ये कितना है 200 माइनस 240, अरे है नहीं है। अब अगर अपन इसी को पॉजिटिव में लिखें, किस में लिखें, तो पॉजिटिव में इसको बताओ क्या लिखोगे, वी बी बराबर क्या लिखोगे 200 प्लस 120, तो प्लस का 120 और माइनस का 240 बराबर है नहीं है, अरे है नहीं है, प्लस का 120 लिखो माइनस का 240 तो बराबर है नहीं है। यहां माइनस का 120 लिखो और इसको क्या लिखो प्लस का 240, बताओ बराबर है नहीं है, समझ में है नहीं है, अरे समझ में आया नहीं आया। अगर आपको तीनों वोल्टेज इस तरह दे देता कि बताओ वी आर बराबर कितना है 200 एंगल 0, वी वाई 200 एंगल प्लस 240, और वी बी 200 एंगल प्लस 120, बताओ क्या आएगा फेज क्रम, आर वाई, आर वाई। अगर आप इसको माइनस करो क्या करोगे माइनस, इसको करें, अगर अपन इसको माइनस कर देते हैं, हाँ अगर अपन इसको माइनस कर देते हैं, इसको क्या करेंगे माइनस। अब देखो आर से पीछे कौन है, अरे आर से पीछे कौन है वाई, आर से पीछे क्या गया वाई, पर बी से क्या है आगे, फेज क्रम एक साइड में चलेगा बेटा। देखो देख बेटा, देखो इधर आएगा ये कितना है 120, 120,
तो अगर अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं कि अपने इसको कैसे लिखा है, आर से पीछे कौन है, आर से पीछे कौन है, वाई, ठीक है, आर से पीछे कौन है, वाई। तो अगर अपन बी को इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 200 प्लस 120, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 200 प्लस 120। तो अब भी आपका फेज क्रम क्या हो जाएगा, आर वाई बी, ठीक है। नहीं, अगर अपन इसको एक साइड में लेके चलेंगे, ठीक है भी, अब इसको अपन दूसरे तरीके में क्या लिख सकते हैं, वीबी को बताओ, अभी चेक कर देते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जो प्लस 240 है, एक सेकंड, जो प्लस 240 है, जो प्लस 240 है वो माइनस का कितना है, 120। तो अगर ये प्लस 240 तो माइनस कितना होना चाहिए, 120। और अगर ये आपका प्लस 120 है तो ये कितना होना चाहिए, माइनस 240। ये हमेशा कितना रहेगा, 0। तो ये चेक करना है आपको, ठीक है। ये लो, अब अपन यहाँ पे क्या लिखा है, अगर अपन देखो सुनो, ये किताब है 0, अगर ये आपका प्लस 120 है तो ये कितना हो सकता है, माइनस का 240। और अगर ये माइनस का हो सकता है तो ये किसका होता है, प्लस का 120, प्लस का 240। कैसे बनेगा बेटा, ये सेम मैच करने चाहिए, जो प्लस का है उसके साथ किसका मैच करना चाहिए, माइनस। जो प्लस का 120 है उसके सामने लिखा जा सकता है माइनस का 240, ठीक है। जो माइनस का 120 है, जो माइनस का 120 है, अगर अपने पास y है तो y कितना है, माइनस में, अगर ये माइनस का है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, प्लस का 240। तब आपका फेज क्रम क्या होगा, आर वाई बी होगा। समझ में आएगा ये। चलो, तो अपने पास कितने फेज क्रम है, 2। आर वाई बी अगर माइनस के हैं तो किसके हैं, नेगेटिव, और प्लस के क्या है, पॉजिटिव। अब समझ में आया नहीं आया तो ये बताओ तुम। चलो, अब अपने स्टार संयोजन में पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था कौन सी लाइन वोल्टेज होती है, कौन सी फेज वोल्टेज। तो लिखे भी स्टार संयोजन में लाइन व फेज वोल्टेज। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज। तो अपने कहा लाइन क्या है, जो कहां से आ रही है, खंबे से, उसे क्या बोलेंगे, लाइन। और दो लाइन के बीच की वोल्टेज कौन सी होती है, लाइन वोल्टेज। जैसे कि अपने डायग्राम में देखा था, इस वाले डायग्राम में देखा था, नहीं देखा था। तो ये क्या आ रही है, लाइन आ रही है तीनों। तो इन दो लाइन के बीच की वोल्टेज कौन सी है, लाइन वोल्टेज। दो लाइन के बीच की वोल्टेज है लाइन। और आपके पास जो आपके पास फेज है, या लाइन और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज कौन सी है, फेज वोल्टेज। तो लिख ले मुझे, तो लिखें पहले कौन सी है, लाइन वोल्टेज, जिसे बोलेंगे VL। दो लाइन के बीच की वोल्टता को लाइन वोल्टता कहा जाता है। तो R और Y के बीच में अगर वोल्ट मीटर लगाओ तो कौन सी वोल्टेज मिलेगी, अरे लाइन वोल्टेज। L1 और L2 के बीच में, L1 और L3 के बीच में, L2 और L3 के बीच में लाइन। तो दो लाइन के बीच की वोल्टेज कौन सी है, लाइन वोल्टेज। और दो, अब अगर अपन बात करें फेज वोल्टेज की, तो नेक्स्ट लिखें फेज वोल्टेज। जिसे लिखेंगे VPH। तो एक तो बोल सकते हैं लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज, फेज वोल्टेज। और एक जो आपका जो फेज कंडक्टर के सिरों पे जो वोल्टेज आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। तो लिखें लाइन व न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाता है।
फेज वोल्टेज कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत भी? तो स्टार सोल्यूशन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समझ में आ गई। तो दो लाइन के बीच की वोल्टेज कौन सी है? लाइन वोल्टेज। और लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज कौन सी है? फेज। अब लाइन में प्रवाहित होने वाली कौन सी धारा है? और फेज में प्रवाहित होने वाली फेज धारा। लिखिए लाइन धारा, इसे लिखेंगे IL से। लाइन में प्रवाहित होने वाली धारा। लाइन आपके पास क्या है? L1 L2 L3, L1 L2 L3 ये लाइन है में प्रवाहित होने वाली धारा। प्रवाहित होने वाली धारा को लाइन धारा कहा जाता है। कहा जाता है। और तो फेज धारा कौन सी है फिर? फेज कोण में प्रवाहित होने वाली धारा। तो फेज धारा लिखें, इसे लिखेंगे IPH। फेज कुंडल में प्रवाहित होने वाली धारा। को फेज धारा कहा जाता है। फेज धारा कहा जाता है। अब आपको IL और IPH के बारे में पता चल गया है। और IL और IPH हमेशा क्या होती है? समान। स्टार सोल्यूशन से सिरे भी क्या है? समान। और धारा भी क्या है? समान। पर वोल्टेज वाले में क्या है? मामला गड़बड़ है। जो हमारे घर पे नहीं आती वो कौन सी है? छोटी है। और छोटी कौन सी है? फेज है। जो हमारे घर पे नहीं आती वो कौन सी है? बड़ी है। छोटी नहीं, बड़ी। जो हमारे घर पे आती है वो कौन सी है? छोटी। तो छोटी कौन सी है? फेज। और बड़ी कौन सी है? लाइन। समझ में नहीं आया? अब अपन पढ़ेंगे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में संबंध। VL व VPH में संबंध। अब पढ़े VL और VPH में संबंध बनाने के लिए अपन कल कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? समांतर चतुर्भुज थ्योरम पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो अपन इसको कैसे बनाते हैं बताओ? हमें पता है अगर ये VR है तो इससे पीछे कौन है? VY। और इससे पीछे कौन है? VB। तीनों के बीच फेज अंतर कितने डिग्री का है? 120। और हमें पता करना है आज कि अगर अपन दो फेज वोल्टेज का सदिश अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगी? लाइन वोल्टेज क्या आ जाएगी? सदिश अंतर लेने के लिए माइनस करते हैं प्लस करते हैं? अरे अंतर लेने के लिए माइनस करते हैं प्लस करते हैं। अब सारे किसके हैं? प्लस के। तो अगर अपन इसको अपोजिट करते हैं किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अपन क्या करेंगे? अंतर करने के लिए क्या कर दें? माइनस। और माइनस कैसे हो देखिए, अगर मैं इसको इधर लेके जाए तो सीध में आएगा? भी नहीं आया। सही है लगभग? तो बताओ ये VY माइनस का आगे नहीं आ गया। अब क्या इन दोनों का सदिश अंतर हो सकता है क्या? एक प्लस का दूसरा माइनस। तो इनके बीच की जो वोल्टेज आएगी बताओ वो कौन सी वोल्टेज आएगी? अरे बता दो, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? और वाई वोल्टेज का मान कौन सा होगा? VR है Y। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये बार बार क्यों बनाने की जरूरत है? अभी आपको बताता हूं। चंडीगढ़ ALM में इसी डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया। चंडीगढ़ ALM। और चंडीगढ़ ALM मेरे को ज्यादा याद रहता है कि मेरा पढ़ाया स्टूडेंट, उसने क्या किया था ALM में, इसमें क्या किया था? टॉप किया था।
अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो इस डायग्राम से क्या क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें आपको दो वोल्टेज दिखाई दे रही है, ये बताओ वोल्टेज कौन सी है, वीपीएच, ये कौन सी है, और ये दोनों के बीच वाली कौन सी आ गई, वीएल। बताओ इसमें आगे कौन है पीछे कौन है, अरे बताओ कौन आगे है, वीएल आगे है। अगर आप यहां पे बैठोगे मुंडी क्या घुमाओगे, क्लॉकवाइज, तो पीछे बताओ ये दिखाई देगा नहीं देगा, तो बताओ कितने डिग्री पीछे दिखाई देगा, कितने डिग्री, अब बताओ कैसे आया 30 डिग्री। ये टोटल कोण 120 डिग्री था नहीं था भी। अब जब यहां से काटा तो ये कितना रहेगा, 60, फिर वापस यहां से काटा तो कितना रहेगा 30। यही क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं अगर आपके पास एक कोई 3 फेज स्टार से परिपथ है तो लाइन वोल्टता फेज वोल्टता थे कितने डिग्री के फेज कालांतर पर होती है, तो बताओ कितने पे होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब कई सोच रहे हो क्या नहीं बनाओ बारी बारी, क्वेश्चन किस लेवल तक जा सकता है आपको पता ही नहीं होता एग्जाम में, किस लेवल तक एग्जामिनर पूछेगा। और अगर आपको एएलएम वाले क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो आपको अपने जो नोट्स है ना उसमें लाइन में क्वेश्चन दिखेंगे आपको, सारे करवाए हुए, इसलिए उसने टॉप किया। सारे क्वेश्चन क्या दिखेंगे एक लाइन में कि सर ये भी क्वेश्चन करवाया, ये सारे आएंगे आप। तो बताओ यहां से समझ में आ गया, तो बताओ लाइन वोल्टेज आगे कि नहीं है, किससे आगे है, कितने डिग्री आगे है, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बीच अंतर कितना डिग्री होता है, याद रहेगा। और दो जो लाइन वोल्टेज है वो किसका अंतर होती है, दो फेज वोल्टेज का सदिश अंतर होती है, क्या होती है, दो फेज वोल्टेज का सदिश, वी आर वी वाई। देखो ये वेक्टर बन गए नहीं बन गए, तो सदिश क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर। जब आपकी दिशा का पता चल जाए तो क्या बन जाता है, वेक्टर, क्या बन जाता है, वेक्टर। तो दो फेज वोल्टेज का सदिश अंतर कौन सी वोल्टेज होती है, लाइन वोल्ट, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कितनी डिग्री आगे होती है, समझ में आ गया। पहले यही बात लिखो, दो फेज वोल्टेज का सदिश अंतर लाइन वोल्टेज होती है। दो फेज वोल्टेज का सदिश अंतर कौन सी वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज। अब अपन को यहां से क्या निकालना है, संबंध निकालना है। और जो फेज वोल्टेज इसके बीच में जो कलांतर होता है कितने डिग्री होता है, वीएल व वीपीएच के मध्य कलांतर 30 डिग्री होता है। कलांतर कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। अब तो यहां तक समझ में आ गया, वो फेजर आरेख बना लिया। अब वहां से अपन क्या लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज थ्योरम। वो बनाया कि बनाया आपने, बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ, बनाओ बनाओ। कल बताया था ना आपको कैसे लगाएंगे समांतर चतुर्भुज थ्योरम। हेमंत कल पेपर दे गया, कैसा हुआ तेरा, ये मत कहना कि अच्छा हुआ, ठीक हुआ तो तू दिलासा दे रहा है, कुछ आ भी रहा था तेरे को है, तो पेपर में पता नहीं चलता कि अपन कितनी तैयारी करके आए हैं, कि हम कुछ नहीं तैयारी करके, चलता ना पता कि हमें कुछ नहीं आता। अरे चलता ही नहीं चलता पता, फिर हम पढ़ते नहीं है। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, हम भी वैसे ही
हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। चलो भी लगाएं समांतर चतुर्भुज थ्योरम भी। चलो लिखे भी, बातें मत करो, बातें करने के लिए नहीं बोला है। समानांतर चतुर्भुज प्रमेय से, अरे बातें मत करो। किसका मान निकाला अपन को? विकर्ण का। और अब विकर्ण का मान क्या, कौन है, कौन सा मान है विकर्ण में? वी आर है वाई और वी एल, ये दोनों कौन सी वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है? तो अपन वी एल सीधा लिख दें, तो वी एल स्केयर बराबर क्या होगा? वीपीएच का स्केयर प्लस वीपीएच का स्केयर। इन दोनों के बीच में कौन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो 2 गुणा में वीपीएच गुणा में वीपीएच, कोस कितना डिग्री है? 60। और इसका क्या कर देंगे? स्केयर कर देंगे इसको भी। अरे रूट कर देंगे अभी? नहीं करेंगे, जब इसका स्केयर हटाएंगे तो क्या करेंगे? रूट। तो अपन को 60 का मान कितना होता है बताओ? 1/2। तो वीपीएच का स्केयर, वीपीएच का स्केयर और यहां रख देंगे 2 गुणा में वीपीएच का स्केयर। और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो कितने वीपीएच हो गए? 1 2 और 3। और तीनों के साथ क्या लगा दें? अरे क्या लगा दें? स्केयर। 3 वीपीएच का स्केयर बराबर क्या लिखेंगे? वीएल स्केयर। तो इसका स्केयर हटाओगे तो इसकी स्केयर हट जाएगी? अरे हट जाएगा, पर इसके स्केयर नहीं है तो इसके क्या लग जाएगा? रूट। तो वीएल बराबर क्या लिख दोगे आज? √3 वीपीएच। कौन सी थ्योरम से? समांतर चतुर्भुज थ्योरम। बनाया कि नहीं बनाया? बताओ ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है? आपका नहीं बना तो कह नहीं सकता, मेरा तो एग्जैक्ट बना है। बनाओ। तो स्टार संयोजन में जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना क्या होती है? ज्यादा होती है। अब √3 का मान कितना याद रखना है? 4/7 या 7/4? 7/4, लगभग 7/4 रख लो याद। चलो तो कल अपन इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भी। तो स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कितना होता है? तो लाइन वोल्टेज होती है वो बड़ी होती है कितने गुना? √3 गुना। उतार लो फटाफट, उतारो थोड़ा सा और लिखवा। बेटा इस वी आर और इस वी वाई के बीच में कौन बता कितना डिग्री है? अब आ गया समझ में? आजकल आप लोग पानी कम पीने लगे हुए। समर्पण बहुत कुछ मांगता है भी, समर्पण बहुत कुछ है मांगता है, ठीक है भी। और जिस दिन आप में वो समर्पण आ जाएगा ना तो नौकरियों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पास। ऐसे आपके पास तरले हुए पड़े कि यार चपड़ासी लाग जाऊं। जिस दिन वो समर्पण आप में आ जाएगा ना उस दिन नौकरियों की लाइन लग जाएगी आपके पास। बस उस समर्पण को लाने की जरूरत है। जब आपके पास डेडिकेशन होगा कि नहीं मेरे को लगना ही है, उस दिन नौकरियों क्या लग जाएगी? लाइन लग जाएगी। और जब तक वो डेडिकेशन नहीं आएगा तब तक आपकी लाइन लगी रहेगी, ठीक है भाई। बहुत कुछ चीजें जरूरी है जीवन में और अभी के लिए जरूरी है पढ़ाई। क्या जरूरी है? पढ़ाई। और इस दिमाग को ऐसा सेट कर दो कि केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, ठीक है। इतना बहुत आज, ठीक है। तो आज तो बहाना नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं मानता है? चलो पानी पी लो भी, इसको पीना है, सर आने वाले हैं। आज कौन कौन मिसिंग है अभी? अरे आज मिसिंग कौन कौन है?
हाँ भीम नहीं आया, भीम राजेश